नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऊपर का क्यूआर स्कैन करते हुए पत्रम पुष्पम से हमें सहयोग करें। जेपी नड्डा जी तो बुरे फंसे। अब जेपी नड्डा जी को जो कहना था उन्होंने कह दिया। हमारी सूचना ये है कि उनको कुछ ये तो कहा गया था कि भाई ये थोड़ा इनसे बात करो, ये थोड़ा टोन डाउन करें, लेकिन उन्होंने एमपी से, भाई उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से सीधे सीधे बात करने के बजाय उन्होंने डायरेक्ट सीधे आर्टिलरी फायर कर दिया। उन्होंने अपनी बोफोर्स दाग दी और बोफोर्स दाग के ये कह दिया कि साहब कि ये हमें बिल्कुल हमने रिजेक्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन भाई निशिकांत दुबे तो रुक ही नहीं रहे। और ना केवल निशिकांत दुबे नहीं रुक रहे हैं, आप वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ का क्या करेंगे? जगदीप धनखड़ जी ने तो आज फिर से वो सारी बातें न केवल रीइटरेट कर दी और उसमें और दम लगा दिया। ये कह दिया कि ये है क्या, एक केस में कहते हैं आपकी प्रियम्बल जो है वो पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, गोलकनाथ केस में, और आगे आके उसको पलट देते हैं, कहते हैं कि नहीं साहब ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो पहले तय कर लो क्या पार्ट है क्या पार्ट नहीं है। आप तय करोगे, पार्लियामेंट तय करेगी, पार्लियामेंट सुप्रीम है। साहब बोले वो कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और आपका काम कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करना है, कानून बनाना नहीं है। अब इतना कहने के बाद फिर और क्या बचता है? इसके पहले भी वो उदाहरण दे चुके हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी का उदाहरण दे चुके हैं और 142 में वो प्रेसिडेंट को डायरेक्शन कैसे दे सकते हैं इसकी बात वो कर चुके हैं। आज उन्होंने उसके ऊपर नहले पर दहला और जड़ दिया। जो लोग ये कह रहे थे कि नहीं भाई ये देखिए क्या है कि नड्डा जी ने कह दिया है, अब वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं बोलेंगे और अब निशिकांत दुबे भी नहीं बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा। उसके बाद तो माइनॉरिटी जो मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स थे वही बोल पड़े। नड्डा जी के कहने के बाद 2-3 एमपी और एमएलए और बोल पड़े। फिर निशिकांत दुबे ने ही लगातार जारी कर रखा है। पहले तो मैंने कल बताया था आपको कि नड्डा जी को और कोई नहीं मिला तो उन्होंने हिमंत बिश्व शर्मा को पकड़ा हुआ कि भाई साहब आप ही थोड़ा कृपा कर दो हमारे ऊपर, हमारी सपोर्ट कर दो। पूरा भारत जो है मेरे पीछे पड़ गया है, मेरी ऐसी तैसी करने पे लगा है। वैसे भी मैं अध्यक्ष नहीं रहने वाला हूँ कुछ दिनों में, और अध्यक्ष ही जाते जाते जो है वह मेरी इज्जत भी चली जाएगी। तो हेमंत बिश्व शर्मा जी जो है उन्होंने थोड़ा सा माइल्ड करके और कुछ करके और इसको थोड़ा सा वो किया, तो साहब निशिकांत दुबे ने तो शेर ही सुना दिया, शेर ही सुना दिया कि ज़िंदगी ज़बर है और ज़बर के आसार नहीं। और बताइए कि साहब कि क्या हमारी हैसियत है कि क़ैद में जंजीर और जेल भी दरकार नहीं। अभी तक मुझे ये क्लियर नहीं हो पाया है कि वो जंजीर और जेल जो है जो किसी के विवेक पर या किसी की बुद्धि पर लगा दी गई है, वो जो व्यंग्य था वो स्वयं के ऊपर था या हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर था, क्योंकि उसके बाद से वो 2 ट्वीट और कर चुके। 2 ट्वीट ज़बरदस्त और कर दिए निशिकांत दुबे ने। सबसे पहले तो कैलाश नाथ वांचू हुआ करते थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका खुलासा कर दिया कि भाई ये कैलाश नाथ वांचू जो थे, और वो उन्होंने कांग्रेस की ऐसी तैसी करते हुए दिए, क्योंकि कांग्रेस जो है बहुत उछल रही थी ज़ोर ज़ोर से, साहब की साहब इनका जो है वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी कैसे हो? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जब कल लगा था तो कोर्ट ने कह दिया भाई हमारी परमिशन की ज़रूरत तो है नहीं, अटर्नी जनरल की परमिशन ले आओ, तब तक हम इसको हफ्ते भर बाद लगा देते हैं, तब तक तुम अटर्नी जनरल की परमिशन लेके हमें दे दो, तब तो ये चलेगा, वरना नहीं चलेगा। अब कैलाश नाथ वांचू का उदाहरण दिया ट्वीट करके किसने? निशिकांत दुबे ने कहा कि ये कैलाश नाथ वांचू जी थे, न इन्होंने कानून की पढ़ाई की, न कभी एक दिन वकालत की, लेकिन ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए। एक और दूसरा बड़ा सेलिब्रेटेड केस है, उसको हमने भी कई बार आपको बताया होगा, एक बहारुल इस्लाम हुआ करते थे असम के। तो बहारुल इस्लाम साहब को पहले बनाया गया राज्यसभा का सदस्य। वो कई वर्ष राज्यसभा के सदस्य रहे
और राज्यसभा के सदस्य रहते रहते ही उनको हाई कोर्ट का जज बना दिया गया। सुनिए आप, हाई कोर्ट का जज वो राज्यसभा की सदस्यता छोड़े बिना बन गए, और जब हाई कोर्ट के जज अपॉइंट हो गए उसके बाद फिर उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता छोड़ी, हाई कोर्ट के जज रहे, 1980 में रिटायर हो गए। 1980 में रिटायर होने के बाद में भी चैन नहीं आया कांग्रेस को। इंदिरा गांधी दोबारा आई, उनको रिटायर हुए 6-7-8 महीने हो गए थे, उसके बाद भी उनको उठा के सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट में जज थे तो इंदिरा गांधी जी के जो भी केसेस थे उनके विरुद्ध, जो इमरजेंसी के बाद 77 से 80 के पीरियड में जो दायर हुए थे, वो सारे के सारे केस उन्होंने रफा दफा कर दिए। और रफा दफा करने के बाद साहब वापस राज्यसभा के सदस्य बन गए। एक नाम अभी लिया नहीं है, वी.आर. कृष्णा अय्यर। वी.आर. कृष्णा अय्यर जो लेफ्टिस्ट के बहुत ही प्यारे जज हैं और जिनकी भाषा जो है अंग्रेज़ों को भी समझ में नहीं आती थी, वो तो मंत्री थे, केरला सरकार में मंत्री थे, और वहाँ से उठा के उनको हाई कोर्ट जज बना दिया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट में ले आया गया और सुप्रीम कोर्ट में आके उन्होंने ऐसे ऐसे डिसीजन दिए भैया कि अल्टीमेटली यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को बैठ के उनके डिसीजंस को न केवल उनके डिसीजंस को खारिज करना पड़ा, यहाँ तक कहना पड़ा कि भाई ये जो है इनकी तरफ से जो कहा गया वो किसी भी तरह से किसी जज के लिए प्रॉपर नहीं था, जिसके ऊपर एक डिसेंट भी आया, देखा होगा शायद आपने। तो अब निशिकांत दुबे पीछे हट नहीं रहे। वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब जो हैं वो अपना हमला लगातार जारी किए हुए हैं, और तो और जस्टिस गवाई ने अभी कल ये कह दिया कि भाई आप चाहते हैं कि हम मैंडेमस इशू करें, हमें पहले से ही चारों तरफ से सुनने को मिल रहा है कि आप जो है वो कार्यपालिका के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तो हम तो हमारी तो स्थिति बड़ी विकट हो रखी है और आप चाहते हैं कि हम मैंडेमस जारी करें। हालांकि उस केस को आज लगना था, जिस समय मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक लगा नहीं है, वो आया नहीं है बोर्ड पे। पता नहीं आज आएगा या नहीं आएगा। आ जाएगा यदि तो फिर मैं उसको दोबारा उसके ऊपर वीडियो बना के आपको सवेरे प्रस्तुत कर दूंगा। अब एक और केस आया केरला की तरफ से, आगे के वेणुगोपाल साहब फॉर्मर अटॉर्नी जनरल, और केरला की तरफ से आके बोले कि साहब की देखिए जो तमिलनाडु वाला जो केस है ये पूरी तरह से इसके ऊपर केरला के ऊपर लागू होता है, इसलिए इसको भी उसी की तरह सुना जाए। कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, ये उस तरह का नहीं है, हम नहीं सुनेंगे। कहने का अर्थ ये है भाई साहब कि स्थितियाँ अब पूरी तरह से तैयार हैं। अब एक रिव्यू पिटिशन लगेगी, मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली रिव्यू पिटिशन में कुछ होता नहीं है, क्योंकि रिव्यू पिटिशन कहते हैं कि साहब कि जब तक कि कोई एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड नहीं हो तब तक रिव्यू पिटिशन कभी सक्सेसफुल होती नहीं है। बहुत रेयर कोई रिव्यू पिटिशन सक्सीड करती है, वरना केवल ये देखा जाता है कि क्या कोई फैक्ट गलत तो नहीं लिख दिया गया। अब इसमें दो ऐसी एरर्स हैं जो बिल्कुल अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड हैं, लेकिन रिव्यू पिटिशन चूँकि सेम जजेस के यहाँ जाती है, रिव्यू इज़ नॉट एन अपील ये भी कहा जाता है, तो सेम जजेस के यहाँ जाएगी। अब सेम जजेस को अभी तक जो पूरा बैकलैश हुआ है उसका संज्ञान है या नहीं हम नहीं जानते, लेकिन जो दो प्योर एरर्स हैं अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड वो ये है कि भैया ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ था, इसको दो जजेस की बेंच डिसाइड नहीं कर सकती थी, ये दो बेंच की जज नहीं डिसाइड कर सकती, ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, ये 5 जजेस की बेंच को जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आर्टिकल 145 में। तो आपका जुरिस्डिक्शन ही नहीं था, आपको सबसे पहले अपना जुरिस्डिक्शन तय करना था। ये विदाउट जुरिस्डिक्शन आपने डिसीजन किया, दिस इज एन फर्स्ट एरर वेरी मच अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। और जो दूसरी एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड है वो ये है कि साहब प्रेसिडेंट को आपने डायरेक्शन जारी कर दिए, प्रेसिडेंट इस केस में पार्टी ही नहीं थे, बिना किसी के पार्टी बने या बिना किसी को पार्टी बनाए आप उसके विरुद्ध बिना उसको सुने ऑडी अल्ट्रम पार्टम, ये जो बेसिक है
ज्यूरिस्प्रूडेंस का हियर द अदर साइड, हियर द अदर साइड, बिना किसी को सुने आप यदि पारित करते हैं तो नेचुरल जस्टिस का ही वायलेशन हो गया। तो ये दूसरी एरर अपैरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड है। अब ये स्थिति यदि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की है तो भगवान बचाए भाई, कैसे आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनाते हैं। लोग कहते हैं कि साहब की सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जो है वो कोई टेस्ट पास करना आवश्यक नहीं है, उस व्यक्ति का रिकॉर्ड, उस व्यक्ति के मॉरल्स, ये सब देखे जाते हैं। लेकिन भाई बेसिक नॉलेज भी तो टेस्ट होनी चाहिए ना, कि बेसिक नॉलेज भी बंदे को है या नहीं है। ये वही जज साहब हैं जिन्होंने रिजर्वेशन के विरुद्ध एक ऑब्जर्वेशन दे दिया था और उसके बाद जब हल्ला गुल्ला हुआ तो उन्होंने तुरंत रिकॉल करके, स्वयं सुओ मोटो रिकॉल करके उसमें से वो जो पोर्शन था उसको हटा दिया। यहाँ क्यों नहीं रिकॉल कर रहे भाई साहब, टोटली गलत हैं आप। और आपके जो विशेष तौर से जो आपने ये कहा कि जो गवर्नर साहब हैं उनके सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ अ ग्लेयरिंग वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे काम कर दिए। तो अब देखते हैं, नड्डा जी तो अब फंस गए पूरी तरह से। अब उनके लिए वो स्थिति हो रही है कि अब ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। और निशिकांत दुबे और धनखड़ साहब वो अपने तेवर पूरी तरह से कायम रखे हुए हैं। तो फिर ये बात हो रही है कि भाई हमारे नड्डा जी जो हैं कोई इशारा गलत समझ गए, और जो असली इशारा है वो तो निशिकांत दुबे को और वाइस प्रेसिडेंट साहब को है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।